हेलो बच्चों, आज हमारा पार्ट 2 गुलमोहर का पार्ट 2 का टर्न है। आज हम आपकी गुलमोहर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। साय साय बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, बहुत मार्मिक कहानी है, हृदय को छू देने वाली कहानी है। इसके कवि लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के चंपावत जिले में हुआ था। तो बच्चों, इस कहानी में हिमांशु जी ने बताया है एक मित्र ने अपने मित्र की किस तरह से सहायता की। जब दो मित्र साथ में हैं, एक मित्र की उसमें से मृत्यु हो जाती है, उसने कितनी अच्छे तरीके से अपने दूसरे मित्र के परिवार को संभाला बिना सामने आए। इसमें उन्होंने बताया है अगर हम सच्चे ढंग से मित्रता निभाना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। बिना सामने आए, बिना किसी को बताए उन्होंने अपने मित्र के परिवार को बखूबी संभाला, उसकी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लिया। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस तरह से ये कार्य एक मित्र ने किया। तो इस कहानी से बच्चों हमें सीख भी यही मिलती है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हमारे सामने कोई भी दीवार नहीं बन सकता। उस कार्य को करने के लिए अगर हम मन में ठान लें तो हम बहुत आसानी से बिना किसी को बताए चुपचाप वो काम कर सकते हैं। चलिए सभी अपनी बुक ओपन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दुधमुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी। रुग्ण का अर्थ होता है बच्चों रोगी। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार। महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज़ वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी उधर ना झांकता था। तो देखिए, इसमें कवि ने, लेखक ने एक परिवार के बारे में बताया है कि इस परिवार का जो मुखिया है, जो व्यक्ति हैं, जो कमाते हैं, वो बहुत दूर हैं देश से, बीमार हैं, अफ्रीका में काम करते हैं, अस्पताल में हैं। उनकी पत्नी बीमार रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं चित्र में। उनके नाते रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी हेल्प करते, मदद करते समय पर। वो हमेशा क्या करते थे, पत्र के इंतज़ार में रहते थे, लेकिन कभी डाकिया भूल से इधर नहीं झाँकता था। बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला, मतलब बहुत लंबे समय बाद। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। देखिए, अफ्रीका में है बच्चों नैरोबी नामक जगह, वहाँ से पत्र लिखा गया। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं है। देखो, उस व्यक्ति ने, जो इन बच्चों के पिता हैं, इनके पति हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि रंग भेद, यानी कि वहाँ पर भी रंग भेद किया जाता। वहाँ यहाँ से गए हुए वो गोरे हैं, वहाँ के लोग काले हैं, तो वहाँ पर रंग भेद के कारण इसका फ़र्क किया जाता है। इस कारण उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिली थी। काफ़ी देर हो गई थी, उनका रोग काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन उसकी भी उम्मीद नहीं है कि आप बचो या नहीं बचो। तो वो परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, आगे क्या होगा पता नहीं। पास होते तो भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। देखो आगे वो बताते हैं, कहते हैं कि अगर हम लोग पास होते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं। पर तुम चिंता नहीं करना, ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो सबका लालन पालन भी अवश्य करेगा। परवरिश का अर्थ होता है बच्चों पालन पोषण। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते। जब ये पत्र इनको मिला तो सभी बहुत परेशान हो गए। इनकी पत्नी रोने लगी कि पति बहुत दूर है, देश से बाहर है, और वो उसकी मदद भी नहीं कर सकती, उनके पास भी नहीं जा सकती। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। देखिए, उसके बाद ये लगातार यहाँ से चिट्ठियाँ भेजने लगी, तार भेजने लगी। तब उन्हें एक उत्तर मिला, वहाँ से रिप्लाई आया, पत्र का जवाब आया पत्र के रूप में। उसमें लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार, यानी ईश्वर ने चमत्कार कर दिया कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह, किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं। देखो, अब उधर से बार बार पत्र आने लगे। उसमें लिखा था कि आप परेशान ना हो, पहले से उनकी हालत अच्छी है। पहले की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार, और उनको रुपए भी भेजे गए।
बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपए भी पहुंचते रहे। तो जब खबर मिलती रही कि पिता का स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा है तो बच्चे भी खुश थे, उनकी पत्नी भी खुश हो रही थी और वहाँ से रुपये भी आते थे और चिट्ठियाँ भी आने लगी थी। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। देखो बच्चों, क्योंकि पत्र में राइटिंग चेंज हो गई थी, बदल गई थी, इसलिए उन्होंने ये भी लिख दिया था कि उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो अपने हाथ से लिख नहीं पाते, किसी और से पत्र लिखवाते। एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है, अपने कारोबार का भी विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वो सभी वहाँ का हाल लिखते थे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। कुछ नई ज़मीनें खरीदने का इरादा है, शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। अपनी पत्नी को, बच्चों को वो सब बताते रहते थे कि वो आगे क्या क्या करने वाले हैं। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे उनके मन में। बड़ी उत्साहजनक बातें थी विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। इस तरह से बहुत अच्छे से रिप्लाई आने लगे थे, पत्रों के जवाब आने लगे थे, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, पत्नी भी। लगभग 3 बरस बीत गए। देखो बच्चों, इन सिलसिला ये चलते चलते 3 साल हो गए। घर की ओर से पत्र जाते रहे कि अब थोड़ा सा समय निकाल कर कभी घर भी आना चाहिए। अब देखो 3 साल हो गए थे तो बच्चों और पत्नी की तरफ से पत्र जा रहा था कि अब आप समय निकाल कर आ जाएं। बच्चे बहुत याद करते हैं उसे, देखने भर को तरसते हैं, क्योंकि 3 साल थे देखो बच्चों ने पिता को नहीं देखा था। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती थी उनका अक्षरशः पालन करते हैं, जैसा कि उनके पिता उन्हें चिट्ठी में बोलते थे ऐसा करना है। बच्चों ने वो सब किया। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते, पढ़ने में मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। अज्जू इनके बड़े बेटे का नाम था। इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। वह पूरे 12 साल का हो गया, 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं उसे वजीफ़ा मिलेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे वो अपने बच्चे के बारे में, बड़े बेटे के बारे में बता रही कि वो भी अपने पिता की तरह बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है और अफ्रीका जाना चाहता है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तो उसके अध्यापक ने उन्हें छात्रवृत्ति देने को कहा। वजीफ़ा होता है बच्चों छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। और अब उनकी बेटी बड़ी है, उसके लिए भी उनको चिंता हो रही है कि बेटी की शादी करनी है। चिट्ठी के जवाब में बहुत से बातें लिखी थी। लिखा था, इस समय तो मैं तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य आऊँगा। देखो उन्होंने कहा कि अगले साल तनु का ब्याह करेंगे तब मैं ज़रूर आऊँगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश की में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। देखो उन्होंने कहा कि मैं अफ्रीका में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, वहीं पर लड़का ढूंढो, दहेज की चिंता न करना, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। इसका अर्थ है कि बहुत आसानी से उन्हें अच्छे घर का लड़का मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। देखो लड़के वालों को ये लगा कि अफ्रीका में उसका पिता है लड़की का, तो वहाँ पे तो खूब पैसा वो कमा रहा है, तो हमें अच्छे से दहेज भी मिल जाएगा, इसलिए लड़की के लिए अच्छा वर मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया, वह समय से पहुँच रहा है। उन्होंने पत्र भेजा कि वो शादी तक आ जाएंगे, गहने कपड़े सब बनाकर साथ लाएंगे, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। देखो उन्होंने वादा किया था आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन विवशताओं से भरा पत्र आया। इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया उसमें मजदूरों की हड़ताल चली। देखो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय सब छोड़कर वह कैसे आ सकते हैं। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए। तो उन्होंने बेटी के लिए कपड़े, गहने, रुपए सब कुछ भिजवा दिया ताकि उसका विवाह बहुत अच्छी तरह हो जाए। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भेज दिए। देखो उन्होंने कहा कि मुझे बेटी के और बेटी के पति के सबकी शादी के पिक्चर्स भेजें। उन्होंने भेजी, बहुत अच्छे से उनका विवाह भी हो गया। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। अब देखो फिर से वो बता रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षा में ज़िले में सर्वप्रथम रहा। हाई स्कूल यानी 10th क्लास में पूरे ज़िले में उन्होंने अपने टॉप किया। खेलों में भी पहला, बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़ा मिला। देखो उन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, छात्रवृत्ति मिली, इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फ़ोटो पापा को भेजना ना भूले। तो जो जो वो करता था, जो जो उसे इनाम में मिलता था, वो सब वो अपने पिता को पत्र के माध्यम से बताता था। बदले में कीमती कैमरा आया। उसकी इतनी सारी उपलब्धियों के पर उसके पिता ने उसके लिए एक कैमरा भेजा। गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्मस्पर्शी का अर्थ होता है बच्चों हृदय को छू लेने वाला, यानी कि उनके पिता ने उसके बदले में बहुत हृदय को छूने वाला पत्र लिखा। देखो क्या लिखा उन्होंने,
वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहे, उनके सहारे वह ज़िंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। देखो उसने बहुत अच्छा सा पत्र लिखा कि वह बच्चों के सहारे जी रहा है। अगर बच्चे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, तो वो भी इसी तरह से खुश रहेगा और अच्छे से काम कर पाएगा। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव नहीं होता। वो वादा करता था कि मैं घर आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाता था। हमेशा कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। समय पंख बांध कर उड़ता रहा अबाध गति से, यानी कि समय हमेशा आगे तीव्र गति से चलता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका घर आना कठिन हो रहा है तो वे सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। लेकिन उसने उत्तर में कहा कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबोहवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो देखो उन्होंने उन्हें समझा दिया कि आप लोग यहाँ पर ना आएँ, यहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है। उसको भी समय नहीं मिलता, कारोबार में बहुत व्यस्त रहता है। अज्जू जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तब आएगा। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। उसने फिर से कहा कि मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल कर घर आऊँ। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए। लेकिन वो मजबूर थे, वो कैसे आते। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। देखो ये है अज्जू, अभी इतना बड़ा हो गया है। इसने अपने पिता को पत्र लिखा, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, माँ बीमार रहती है, वो आपको एक बार देखना चाहती हैं। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला। प्रत्युत्तर यानी उस पत्र के उत्तर में उन्हें एक पत्र मिला। इलाज के लिए रुपए भी दिए। इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना, यानी कि अज्जू ने इस बार सोचा कि मैं अचानक से जाकर पिता को सरप्राइज़ दूंगा। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा देखते देखते बन गया। एक दिन दिल्ली से विमान में रवाना हो गया, यानी कि एरोप्लेन में बैठ के वो नैरोबी पहुंच गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी, पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में अभी भी वह उतना ही छोटा होगा। देखो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था, वह सोचता है उसके पिता कितने खुश होंगे उसको देखकर, क्योंकि जब उन्होंने उसे देखा तो बहुत छोटा सा था। नैरोबी में के हवाई अड्डे पर उतरकर सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। जो पत्र में उसके पास एड्रेस था वो वहाँ पहुँच जाता है। आसपास पूछताछ की तो पता चला एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहाँ रहते हैं। रात को देर के दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। तो किसी से आसपास पूछा यहाँ पे रहते हैं नहीं रहते हैं, तो उसे पता चला कि हाँ यहाँ पर कोई भारतीय रहता है। आदि मतलब रात को लेट घर आते हैं, किसी से मिलते नहीं, अकेले रहते हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा है। तभी रात को एक व्यक्ति आता है और देखता है एक बच्चा बैठा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा है। देखो ये फोटो दिखाई, इशारा किया, यह किसका चित्र है। युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार जोर जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच इतने साल बीत गए जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसे बहुत प्रेम से बातें की। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। देखो अब ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता का जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया। देखो अब ये बता रहे हैं इसे इसके पिता के बारे में। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फॉर्म है। तो उसे अपने व्यापार के बारे में भी वो बता रहे हैं। यह सब उसकी बदौलत है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है। वो बोलता है, अच्छी है। भाई बहन सब ठीक हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं ना, सब ठीक है, बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। दूर देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षण का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। यहाँ पर साए से अर्थ है बच्चों संरक्षण से, सहारे से और आश्रय से भी। तो देखो इन्होंने एक बात कही है कि हम तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। मतलब किसी को कोई हल्का सा
सहारा भी मिल जाए ना तो वो जी लेता है। लेकिन कभी कभी हम तिनकों के सहारे भंवर से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, कोई हमारी थोड़ी सी मदद कर दे तो भी हम संभल जाते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन भिन होकर बिखर जाएं तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता। भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। देखो, अब ये उसे सत्य बता रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये उसके पिता के दोस्त हैं। अब ये उसे सत्य बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु अगर पहले हो जाती, रुपए रेत के गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते, तुम अनाथ हो जाते। यानी कि अगर ये सच तुम्हें पहले बता देते कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब वो नहीं है, तो इन पैसों का भी तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम सभी अनाथ हो जाते, तुम्हारा परिवार बिखर जाता। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती, तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, तुम्हारा भी ध्यान भटक जाता। जहाँ तुम आज हो वहाँ पहुँच नहीं पाते, निराशा की, हताशा की तथा असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता तुमको। देखो, अब उन्होंने सच्चाई बता दी कि जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये उनके पिता के दोस्त हैं जो इतने सालों से उन्हें लगातार पत्र लिखते रहे, उन्हें लगातार हर तरह से सहायता करते रहे। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। यानी हमारे पास सिर्फ हमें पता हो कि अदृश्य डोर है। देखो, ये लोग नहीं जानते थे कि इनके पिता मर गए हैं, बस इन्हें एक पत्र आता था, पत्र के सहारे ये लोग जी रहे थे। इतने सालों में ना उनकी पत्नी ने अपने पति को देखा था, ना बच्चों ने पिता को देखा था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि हाँ, हमारे पिता अफ्रीका में काम कर रहे हैं। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे, अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। देखो, ये कितने ईमानदार व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे कि उनके हिस्से का पैसा ये उनके परिवार को भेजते रहे। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। गला भराया वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को ना जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। सरसब्ज का अर्थ होता है बच्चों हरा भरा, यानी कि तुम सरसब्ज हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया। यानी हरा भरा सा अर्थ है कि वो पढ़ लिख गया और इस लायक हो गया कि वो अपने बिजनेस को संभाल सके। धुंधला चित्र। अब देखो बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ इस व्यक्ति ने अपने मित्र की जिम्मेदारियाँ कितनी अच्छे से निभाई। कभी वो सामने नहीं आए, फिर भी उन्होंने अपने मित्र के परिवार को संभाल लिया। अगर उस समय ये बता देते कि तुम्हारा पिता मर गया है, पति मर गया है, तो वो सारा परिवार बिखर जाता। आज ये बच्चा पढ़ लिख कर इतना अच्छा काबिल बन गया, बेटी का विवाह हो गया, तो वो सारे कार्य शायद इस अच्छी तरह से ना हो पाते। तो इस व्यक्ति ने कितनी अच्छी तरह से अपने मित्र की मदद की। इसी तरह से हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम सामने ही आए। कई बार हम अप्रत्यक्ष रूप से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं।